गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज हम लोगों का ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे। इसमें टोटल स्टूडेंट 6 एप्लीकेशंस हैं, बट एक एप्लीकेशंस को अभी हम आपको नहीं करवा रहे हैं। लास्ट जब क्लासेस होंगी मीन्स लाइव क्लासेस में ये वाला एक एप्लीकेशन क्लियर करेंगे, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ऑनलाइन क्लास में उसमें डाउट क्रिएट हो सकते हैं, तो वो डाउट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होगा, इसलिए अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं। जब भी लाइव क्लासेस लगेंगी तो गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन बचा है, इन्फिनाइट प्लेन सीट, डबल इन्फिनाइट प्लेन सीट को अपन लास्ट में करेंगे। तो आज अपन सेकेंड लास्ट टॉपिक देखते हैं, एप्लीकेशन देख रहे हैं इसका। तो एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged cylinder एक समान आवेशित बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला टॉपिक को करना है स्टूडेंट आज, ठीक है। इस टॉपिक के बाद आपका एक और छोटा सा टॉपिक बचेगा, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज ये दोनों टॉपिक को देखेंगे और कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 1 आज क्लोज हो जाएगा, फिर चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर, एक समान आवेशित बेलन के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग क्या ले लेते हैं, सिलेंडर ले लेते हैं। कंसीडर सिलेंडर, एक हम लोग बेलन ले लिए। माना एक बेलन लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, मान के चलते हैं एल है, और जिसका रेडियस कितना है, मान के चलते हैं कैपिटल आर। जो भी चीज हम लोग एक्चुअल लेते हैं उसको कैपिटल लेटर पे लेंगे, और लंबाई है एल ले लेंगे। दूरी को हमेशा कैपिटल लेटर पे ही डिनोट करना है। तो मान के चलते हैं हम लोग एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर की लंबाई, उस बेलन की लंबाई एल है, और उसका रेडियस कितना है, मान के चलते हैं कैपिटल आर है। अब जैसे ही इसके एक सिरे में प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सभी सिरों में एक समान आवेश वितरण की वजह से सभी सिरों में प्लस क्यू चार्ज इक्वली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम लोग एक साइड कहीं पर भी प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करेंगे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सतत आवेश वितरण की वजह से सभी तरफ कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लगेगा स्टूडेंट इसमें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं इसको आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन आवेश घनत्व क्या होता है स्टूडेंट, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। रो इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। सो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी किसका है, बेलन का। बेलन का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पर से क्यू की वैल्यू कितनी निकल जाएगी स्टूडेंट, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। कितनी हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर से एक बार देखते हैं, एक समान आवेशित बेलन ले रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर ले रहे हैं, उसकी लंबाई एल है और उसका जो रेडियस है वो कितना है, मान के चलते हैं आर है। इसमें हम लोग प्लस क्यू चार्ज एक साइड अप्लाई कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सभी तरफ कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। अब एक समान हो रहा है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व कार्य करेगा, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो क्यू अपॉन वी किसके लिए, बेलन के लिए। बेलन के लिए कितना होता है, सिलेंडर के लिए पाई आर स्क्वायर एच। एच की जगह लंबाई एल है तो पाई आर स्क्वायर एल। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल हो गया। अब ये क्यू की वैल्यू निकल गई। अब इसमें टोटल 3 केस फिर से बनेंगे। केस 1 क्या बनेगा स्टूडेंट, व्हेन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड सिलेंडर। माना बिंदु बेलन के बाहर हो। अब जैसे इसमें प्लस क्यू चार्ज अप्लाई किए हैं तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा।
अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को किसी पॉइंट P पर हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस का हम एजम्पशन करते हैं, और सिलेंडर के लिए जो गॉसियन सरफेस बनता है वो सिलेंड्रिकल ही बनता है। मतलब बेलन के लिए जो गॉसी पृष्ठ बनता है वो हमेशा बेलनाकार बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट? बेलनाकार बनता है। अब हमको इसके किस पर निकालना है? सरफेस पर निकालना है, पॉइंट P पर, जो सिलेंडर के सेंटर से कितनी दूरी पर प्रेजेंट है? स्मॉल आर। पहले भी बता चुका हूँ, जो माना गया दूरी रहेगा उसको स्मॉल आर लेना है, तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। यहीं पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई भी कैलकुलेट करना है, और यहीं पर हमारा एक क्या निकल रहा है? एरिया वेक्टर निकल रहा है। कितना निकल रहा है? ds। कितना निकल रहा है स्टूडेंट? ds निकल रहा है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट E इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? सॉरी, फाई E इज इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस के प्रमेय से फाई E बराबर कितना जानते हैं? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड फाई E बराबर कितना जानते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds। कितना जानते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds। दोनों एक ही बिंदु पर बन रहा है, तो E ds cos 0 डिग्री हो जाएगा। E ds cos 0 डिग्री हो गया। अब cos 0 का मान 1 होता है, तो खाली क्या हो गया? E ds हो गया। E बाहर निकल गया, खाली क्या हो गया? ds हो गया। ds किसके लिए ले रहे हैं? बेलन के लिए। तो बेलन के लिए क्या होगा? E इंटू 2 पाई आर एल। क्या होगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा। सॉरी, स्मॉल आर रहेगा। क्यों स्मॉल आर रहेगा? क्योंकि बड़े बेलन के ले रहे हो, बड़े बेलन का रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। ये फाई E इज इक्वल टू E इंटू इतना, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम 2 एंड 3, समीकरण 2 और 3 से, तो क्या हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया? Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट हो गया। और Q की वैल्यू इतनी निकाल चुके हो, पुट करेंगे तो कैसे दिखेगा? E इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। ये एल और ये एल कैंसिल, ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो E इज इक्वल टू कितना बच गया? रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आंसर, न्यूटन पर कूलम। तो फिर से हम लोग देखते हैं, एक हम लोग बेलन लिए, एक सिलेंडर लिए, उस सिलेंडर की लंबाई कितनी है मान के चलते हैं? स्मॉल एल है और उसका रेडियस कैपिटल आर है। जैसे ही उसमें प्लस क्यू चार्ज अप्लाई करते हैं तो उसके चारों तरफ एक क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, और एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज सभी तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगता है रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी का मान कितना है छोटे वाले सिलेंडर के लिए? पाई आर स्क्वायर एल। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल। अब केस 1 लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पॉइंट कहाँ पे लाइज करता है? स्फीयर के, सॉरी सिलेंडर के बाहर में पॉइंट P प्रेजेंट है, तो उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस का क्या करते हैं? जंक्शन करते हैं। वो मान के चलते गॉसियन सरफेस भी क्या बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। अब वहां पे हमको पॉइंट P पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है, साथ ही साथ वहीं पर हमारा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर भी प्रेजेंट है। तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा, सॉरी इंटीग्रेशन साइन E डॉट ds। E और ds एक ही बिंदु पर है, तो 0 डिग्री एंगल हो गया। तो cos 0 हो गया। cos 0 का मान 1 होता है। E कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। ds किसके लिए? बड़े वाले सिलेंडर के लिए। तो बड़े वाले सिलेंडर का एरिया कितना होता है? क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एल होता है। r क्या है? इसका लेंथ है, ठीक है, मतलब रेडियस है। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। तो E इंटू 2 पाई आर एल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड, E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब Q की वैल्यू यहाँ से हम लोग वापस पुट कर दिए, रो पाई आर स्क्वायर एल, पाई और एल कैंसिल, तो रो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा? 2 आर एप्सिलॉन नॉट बच गया स्टूडेंट। इसके आगे क्या करेंगे? इसका अगर केस 2 देखेंगे तो केस 2 क्या होगा? केस 2 होगा स्टूडेंट व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, जो सॉरी सिलेंडर कल किए थे अपन। व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर, यदि बिंदु बेलन के पृष्ठ पर हो, बेलन के पृष्ठ पर हो, अगर बेलन के पृष्ठ पर होगा बोलेंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। सो E इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर अपॉन 2 आर एप्सिलॉन नॉट। एक और कैंसिल,
तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये सेकेंड कंडीशन हो गया स्टूडेंट, क्लियर है। और थर्ड कंडीशन क्या होगा, इनसाइड, जब अंदर होगा तो अंदर के लिए हम पहले ही बता चुके हैं कितना होता है, E इज इक्वल टू 0। किसी भी पृष्ठ के अंदर अगर निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है स्टूडेंट, 0 आती है। तो ये पांचवा एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट। इसी तरीके से अपने को नेक्स्ट एप्लीकेशन जो रहेगा 6th वाला, वो लाइव क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ा के कंप्लीट करूंगा। अब एक टॉपिक है स्टूडेंट जो छूट रखा था, उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल at any other position, at any other position, किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपने को कैलकुलेट करना है कि एट एनी अदर पोजीशन पे, किसी दूसरे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। एट एनी अदर पोजीशन मतलब एक्सियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन को छोड़ के। एक्सियल पोजीशन क्या होता है, अगर हम लोग अक्षीय स्थिति, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के एक्सिस पर निकालते हैं, द्विध्रुव के अक्ष पर ज्ञात करते हैं, तो वो अक्षीय स्थिति कहलाती है। अगर उसके परपेंडिकुलरली ज्ञात करते हैं, 90 अंश पर ज्ञात करते हैं, तो निरक्षीय स्थिति कहलाती है। मतलब अगर ये आपका एक डायपोल है, ये एक डायपोल है ए और बी, और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, मान के चलते हैं 2L है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ निकालते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सियल पोजीशन, एक्सिस पे, और अगर इसके परपेंडिकुलर निकालते हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। मतलब यदि अक्ष पर ज्ञात किया जाए तो अक्षीय स्थिति, और अक्ष के लंबवत ज्ञात किया जाए तो निरक्षीय स्थिति। लेकिन अगर ये दो स्थितियों को छोड़कर, इन दो कंडीशंस को छोड़कर किसी तीसरे कंडीशन पे अपन कैलकुलेट करते हैं, माना ये सेंटर पॉइंट O है और O से थीटा एंगल बनाते हुए कोई सा पॉइंट P है, वहां पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालते हैं, मतलब ना तो वो 0 डिग्री रहेगा, ना तो वो 90 डिग्री रहेगा, वो कुछ दूसरा एंगल हो गया। तो थीटा एंगल बनाते हुए अगर कोई सा कैपिटल पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो इस पोजीशन को हम लोग बोलेंगे एट एनी अदर पोजीशन, किसी अन्य बिंदु पर, किसी अन्य स्थिति पर। क्यों? क्योंकि ना तो ये एक्सियल पोजीशन है और ना ही ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। तो यहाँ पर जब हम लेंगे तो माना, लेट कंसीडर, क्या कंसीडर करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा, वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, P, और P बराबर कितना रहता है, 2QL। माना एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले रहे हैं, एक विद्युत द्विध्रुव ले रहे हैं, और विद्युत द्विध्रुव में किसी बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस पर जो मोमेंट कार्य करेगा, जो आघूर्ण कार्य करेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कार्य करेगा, वो कितना कार्य करेगा, P बराबर 2QL। अब ये मान के चलते हैं, ये वाला पॉइंट को P मत लेना, कंफ्यूज होगे, इसको अपन ले लेते हैं Z। कौन सा पॉइंट ले लेते हैं, Z पॉइंट ले लेते हैं। और इसी Z पॉइंट पर हमको क्या मैग्नेटिक मोमेंट P मिल रहा है। P अब कितना एंगल बना रहा है, मान के चलते हैं 2 एंगल बना रहा है। 2 एंगल बना रहा है तो अपने 2 कंपोनेंट में डिवाइड होगा, कितने कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, 2। थीटा एंगल बनाते हुए कितने कंपोनेंट में डिवाइड होगा, 2। एक क्या बनाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक क्या बनाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये थीटा है तो ये आपका क्या बनेगा, क्षैतिज घटक, और ये क्या बनेगा, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये क्या बन जाएगा, P cos थीटा, और इस तरफ क्या बन जाएगा, P sin थीटा। फिर से समझेंगे स्टूडेंट कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे AB, उसके बीच की दूरी कितनी है, 2L। माना ना तो हमको अक्षीय स्थिति पे निकालना है, ना तो निरक्षीय स्थिति पे, ना तो एक्सियल पोजीशन पे कैलकुलेट करना है, ना ही ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। हमको किसी अन्य स्थिति पे निकालना है, कोई सा अदर पोजीशन पे निकालना है। तो वो पोजीशन क्या है, मान के चलते हैं Z। क्या है, मान के चलते हैं Z है। और Z इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल।
अब उस इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, P बराबर 2ql है, तो P अपने दो घटकों में बढ़ जाएगा, क्या क्या बटेगा, P cos थीटा और P sin थीटा में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। किसमें किसमें बढ़ गया स्टूडेंट, P cos थीटा और P sin थीटा में डिवाइड हो गया। अब we know that what we know that, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है स्टूडेंट, 1/4πε0 2p/r3, कितना होता है, E = 1/4πε0 2p/r3। तो माना E1 ले लिया इसको, और P की जगह कितना लिखेंगे, P cos थीटा बन रहा है, E1 = 1/4πε0 2p cos θ/r3। r क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, मान के चलते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो निरक्षीय स्थिति में क्या होगा स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 p/r3 होता है। तो ये P नहीं है, कितना है ये मान के चलते हैं, P sin थीटा। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 P sin θ/r3। अब यहाँ पे एक आप चीज लिखोगे, along मतलब along हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हिंदी में क्या है, क्षैतिज अक्ष के अनुदिश, तब अपन उसको एक्सियल पोजीशन बोलेंगे। और यहां पे आप क्या लिखोगे, along वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर अक्ष के अनुदिश, ठीक है स्टूडेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बट वी नो दैट हम लोग जानते हैं E = कितना होता है, √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा। E = कितना होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज के नियम से E बराबर E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा होता है। लेकिन थीटा बराबर E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री लिख देंगे, मतलब ये E1 इस तरफ निकलेगा, E2 इस तरफ निकलेगा, तो E1 और E2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो √ओवर कितना हो जाएगा, E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2, और cos कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, 0। तो E बराबर कितना हो जाएगा, √ओवर E1² प्लस E2² प्लस 0, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो E बराबर क्या बच गया स्टूडेंट, √ओवर E1² प्लस E2²। E1 और E2 का वैल्यू को पुट कर देते हैं, E = कितना हो जाएगा, √ओवर 1/4πε0 2p cos θ/r3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p sin θ/r3 का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब हम लोग E1 का मान रख दिया 1/4πε0 2p cos θ/r3 का होल स्क्वायर, 1/4πε0 p sin θ/r3 का होल स्क्वायर। देखो ये दोनों में कॉमन है, ठीक है, p दोनों में कॉमन है, ठीक है, r3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो जो कॉमन है उसको निकाल देते हैं, लेकिन पूरा बाहर नहीं करना है, सिर्फ स्क्वायर के साथ 1/4πε0 p/r3 का होल स्क्वायर बाहर निकल गया। क्या बचेगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, cos का स्क्वायर cos² थीटा प्लस sin² थीटा।
क्या बच गया, 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। जब रूट से बाहर निकलेगा स्टूडेंट, तो रूट से बाहर निकलने पे अपन क्या करेंगे, इसको E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब 4 को हम लोग किसमें तोड़ सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4 होता है, तोड़ दिए, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू सबको पता है 1 होती है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब रूट ओवर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर न्यूटन पर कूलम। थीटा की वैल्यू पता चलेगी, हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक डायपोल लिया, उस डायपोल में मान लेते हैं थीटा एंगल बनाते हुए किसी पॉइंट जेड पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है। अब वो डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, तो उसमें एक डायपोल बन रहा है, डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2qn हो गया। P अपने दो घटकों में बढ़ गया, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट P cos थीटा और P sin थीटा। अब अच्छी स्थिति में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालेंगे तो 2P अपॉन R क्यूब होता है, लेकिन P की जगह P cos थीटा रख देंगे। निरक्षी स्थिति में रखाएंगे तो P अपॉन R क्यूब होता है, लेकिन P की जगह में P sin थीटा रख देंगे। हम लोग क्या जानते हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है स्टूडेंट, ये समझेंगे। जिस तरीके से अगर आपका डायग्राम बन रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ अगर थीटा एंगल बन रहा है तो इसमें हम लोग कौन सा लॉ लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम। अब समांतर चतुर्भुज के योग का नियम लगाएंगे तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा लग गया, ये याद रखेंगे। थीटा E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा था, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री ले लिए, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, सिर्फ इतना बचा। E1 और E2 का मान समीकरण 1 और 2 से यहाँ पुट कर दिए। पुट करने के बाद क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन स्क्वायर के साथ, P दोनों में कॉमन स्क्वायर के साथ, R क्यूब दोनों में कॉमन स्क्वायर के साथ, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, 4 को तोड़ दिए 3 और 1 में, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी करते हैं, 1 करते हैं। उस हिसाब से हमने क्या निकाल दिया इसका स्टूडेंट आंसर। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे, इसके जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं वो लाइव क्लासेस में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।